हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी के लेसन 13 यानी चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। तो आइए इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, चक्रवात की दिशा क्या होती है। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है। तो चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। तो चक्रवात का शांत क्षेत्र ये चक्षु कहलाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चक्रवात की आँख एक विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चक्रवातीय गतिविधि के कारण होती है फ्रंटल वर्षा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कथन ए में दिया हुआ है कि चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, और कथन 2 में दिया हुआ उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात के पवन संचलन दक्षिणावर्त होता है। तो नहीं, उत्तरी गोलार्ध में पवन संचलन वामावर्त में होता है, और तो ये तो गलत हो गया। और चक्रवात एक निम्न दाब तंत्र है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, टी मापक यानी टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चक्रवाती शक्ति का, चक्रवातों की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहा जाता है टाइफून, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरिकेन चलते हैं। तो हरिकेन चलते हैं मिसिसिपी की घाटी में, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है। तो टाइफून से प्रभावित देश है फिलीपींस और जापान, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उष्णकटिबंध चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पापा गयो में चक्रवातीय गति का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो भंवर सिद्धांत के प्रतिपादक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, टार्नेडो का मुख्य संबंध है। तो टार्नेडो ये विनाशकारी चक्रवात है जो उत्तरी अमेरिका में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है जे बर्कनीज के द्वारा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्न में से कौन सा सिद्धांत चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रागामी तरंग सिद्धांत। ये चक्रवातों की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं करता है। बाकी बात जो ये 3 है, ये तीनों व्याख्या करता है। तो आइए तीनों हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत, और सी में है भावर सिद्धांत, और डी में है गतिक सिद्धांत। ये तीनों चक्रवात की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। बाकी ये जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है, ये व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे।
क्वेश्चन नंबर 18, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो टाइफून आता है, ये आता है उत्तरी अमेरिका में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिकेन आता है उत्तरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, टाइफून नामक चक्रवात कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चीन सागर। टाइफून आता है चीन में, जापान में, और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें मिलान करना है, तो 19 का हो जाएगा ए का 3 बेंगुआ, ये फिलीपींस में आता है, और हरिकेन आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून आता है, ये आता है चीन में, और बिली ये आता है ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह से हम लोग का हो जाएगा ए का 3 और बी का 4 और सी का 2 और डी का 4। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रति चक्रवात की विशेषता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्वच्छ आसमान। जैसे प्रति चक्रवात आता है तो वहाँ पे आसमान स्वच्छ हो जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, और चक्रवात में आसमान में बादल लग जाते हैं और प्रति चक्रवात में आसमान साफ हो जाता है, तो ये दोनों याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उच्च दाब वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब वाली वायु होती है जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है, इसको प्रति चक्रवात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होती है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्रति चक्रवात कम उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होती है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब क्षेत्र में प्रति चक्रवात अधिक उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रति चक्रवात की तुलना में होता है। तो प्रति चक्रवात की तुलना में होता है बड़ा, मतलब प्रति चक्रवात बड़ा होता है और चक्रवात छोटा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रति चक्रवात की आकृति सामान्य होती है। तो प्रति चक्रवात की आकृति सामान्य गोलाकार होती है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गोलाकार। चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है और प्रति चक्रवात की आकृति गोलाकार होती है, इसे याद रखना है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा होती है। तो प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होता है, मतलब ठीक चक्रवात का उल्टा प्रति चक्रवात की दिशा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। ठीक है, मतलब केंद्र में इसका उच्च दाब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो सर्वाधिक विनाशकारी होता है टॉर्नेडो, जो कि अमेरिका में आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे आ जाते हैं। टॉर्नेडो है, तो टॉर्नेडो है एक अति उच्च दाब केंद्र, एक अति निम्न दाब केंद्र, एक अति उच्च समुद्री लहर, एक भूमंडलीय पवन। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक अति निम्न दाब केंद्र। ठीक है, टॉर्नेडो है। टॉर्नेडो मतलब चक्रवात के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक अति निम्न दाब केंद्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31 है, चक्रवात कब होता है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तो चक्रवात होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आईसी का जस्ट उल्टा होता है प्रति चक्रवात, जब केंद्र में उच्च दाब और चारों तरफ निम्न दाब होता है तब ये प्रति चक्रवात आता है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, चक्रवातों की सही विशेषता निम्नलिखित में से क्या हो सकती है? तो इसका सही विशेषता हो सकता है
शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों का अनुगमन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आइए कुछ टाइम बाकी है तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो ये है चैप्टर ज्योग्राफी का लेसन 14 मेघ एवं वर्षण। ठीक है, तो मेघ एवं वर्षण है इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर। हम लोग फर्स्ट पे आ जाते हैं। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती का माता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पक्षाभ मेघ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मोती का माता नहीं मोती का माला कहा जाता है। ठीक है, जो भी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पक्षाभ मेघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वर्षा स्तरीय मेघ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्न में से किसके मापने के लिए किया जाता है। तो ओक्टास मापनी का प्रयोग मेघछादन की मात्रा के मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है। तो नेफोमीटर से बादलों की दिशा एवं गति को मापन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है। तो पक्षाभ मेघ है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सर्वाधिक ऊंचाई पे मतलब 5 से 13 किलोमीटर के बीच होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पक्षाभ मेघ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है। तो गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है ये कपासी मेघ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कपासी वर्षा। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्वरित झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कपासी वर्षा मेघ, जो कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पक्षाभ स्तरी। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं। तो रेगिस्तान में बादल बरसते क्यों नहीं है। तो ये निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्वतों की दिशा पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में ये वर्षा होती है संवहनीय वर्षा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवहनीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 14, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चक्रवातीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है, यह किस वर्षा की विशेषता है। तो यह वर्षा विशेषता है पर्वतकृत, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पर्वतीय वर्षा होती है ज़्यादातर संसार में। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में भी वर्षा होती है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जाड़े की ऋतु में भी वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है,
वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आइसोहाइट। ठीक है, जहाँ पे समान वर्षा होता है उसको आइसोहाइट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो ये आइसोबाथ दिया हुआ है, ये समान वायुदाब के क्षेत्रों का आइसोबाथ कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों के गरज के साथ होती है? तो ये होती है संवहनीय वर्षा। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है? तो वार्षिक वर्षा वाला स्थल मासीन राम है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मासीन राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल ये आटाकामा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बादल फटने का क्या अर्थ है? तो बादल फटने का अर्थ है भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से बरसात। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो विश्व में है 100 सेंटीमीटर, अपने हिंदुस्तान में है 112 सेंटीमीटर और बिहार में है 118 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षा के गुण होते हैं? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वर्षा स्तरीय मेघ में सतत वर्षा के गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षाधारी मेघ है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वर्षा मेघ ये वर्षाधारी मेघ है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हिम यानी स्नो, सहीम, वृष्टि यानी स्लिट और लोहा यानी हेल निम्नलिखित में से किसके रूप हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संघनन के रूप हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।